नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद राज्य सरकार 3 जून से अनलॉक 1 शुरू कर सकती है। इसके तहत लॉकडाउन में कई छूट मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसका संकेत दिया है। उन्होंने लोगों से पूछा है कि जीवन और जीविका के बीच समन्वय स्थापित करते हुए किन किन पाबंदियों में राहत देना चाहिए जो राजहित में है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार शादी विवाह के मौसम को देखते हुए शर्तों के साथ 3 जून से कपड़ा, ज्वेलरी, टेलर दुकान समेत अन्य दुकानों को खोल सकती है। हालांकि वैसे कपड़ा समेत अन्य वस्तुओं की मंडी जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होने की आशंका है, वहां प्रतिबंध में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। सूत्रों की माने तो जरूरी कामों के लिए आवागमन को सुलभ बनाने के लिए राज्य के भीतर बसों के परिचालन को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू किए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जानकारी के अनुसार 2 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अनलॉक 1 पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव पे। संदीप, झारखंड में कोरोना को लेकर हालात धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हैं। हालांकि झारखंड में अभी 3 जून तक लॉकडाउन की अवधि है। क्या लगता है जिस तरह से हालात सुधर रहे हैं, तो क्या झारखंड एक बार फिर से लॉकडाउन आगे की ओर बढ़ता है या फिर झारखंड में अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? जी, यदि फिलहाल बात करें तो जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या कह सकते हैं मिनी लॉकडाउन है वह 3 जून तक है। और उससे पहले जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने भी आम जनता से राय लेनी चाहिए थी कि जिस तरह से अब संक्रमण कम हो रहा है तो राज्य हित में किन किन चीजों पर रियायतें और दी जा सकती है। और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी के शॉप है या फिर जूते चप्पल की दुकानें हैं, इन सब में रियायत मिल सकती है। और कह सकते हैं इसके अलावे जो राज्य के अंदर जो बसों का परिचालन फिलहाल बंद है तो उसे भी खोला जा सकता है। पर इसमें कह सकते हैं अंतिम मुहर जो है वह 2 तारीख को लगेगी, जब मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक करेंगे और इस पूरी समीक्षा बैठक में ही जो निर्णय होगा उस पर मुहर लगेगी। हालांकि 3 तारीख तक जो व्यवस्था है उसी तरह से लागू होगी, पर जिस तरह के जो संकेत आ रहे हैं उससे यह लग रहा है कि लॉकडाउन का जो पहला इस दूसरे फेज में जो पहला फेज कल 3 तारीख को खत्म होगा उसमें इन चीजों पे राहत मिल सकती है। हालांकि जो संक्रमण की रफ्तार है अब काफी धीमा हो चला है झारखंड में। यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो मात्र 800 के करीब संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जो मृतकों की संख्या पहले 100 पार हुआ करती थी उसमें भी काफी गिरावट हुई है और 24 घंटे के अंदर 19 लोग जो संक्रमित थे उनकी जाने गई है। हालांकि जो पूरे राज्य का जो आंकड़ा था, एक समय जब 10 दिन पहले की बात करें उस समय था जब 60,000 या आंकड़ा पहुंच चला था, पर अब जो है 9,000 के करीब या आंकड़ा गिरकर रह गया है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण की जो रफ्तार है इस लॉकडाउन के कारण काफी कम हुआ है। यही वजह है कि सरकार अब आगे की परिस्थितियों के बारे में सोच रही है कि जीवन और लोगों का जो जीवन है उससे जुड़ा हुआ जो दुकानें हैं या फिर बिजनेस है, लोगों का व्यापार है, उन सब चीजों पे कैसे ढील दी जाए ताकि लोगों का जीवन भी चल सके। तो अंतिम मुहर इसमें 2 तारीख को लगेगी जब मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैंसर पीड़ित रसूलन खातून के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत आ रही परेशानियों की वजह से इलाज सही वक्त पर ना हो पाने के कारण मरीज भगवान भरोसे है कैंसर पीड़ित। तो आपको बता दें कि रसूलन खातून का इलाज एमजीएम जमशेदपुर में हो रहा था। इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन ना होने की वजह से डॉक्टर ने मुख्यमंत्री गंभीर योजना के अंतर्गत इलाज करने के लिए मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भेजा। परिवार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना इलाज कराने के लिए जो भी सरकारी प्रक्रिया होती है, पेपर वर्क उसे पूरा करने में 20 दिन से ज्यादा लगे। इसके बाद सदर हॉस्पिटल में दस्तावेज जमा किया, उपरांत 10 दिन से ज्यादा हो गए।
सदर हॉस्पिटल से कोई भी संपर्क मरीजों के परिवार से नहीं हुआ। इसी बीच एक बार और तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से एमजीएम लेकर गए, वहां दवाइयां देकर भेज दिया गया। दवाइयां भी बाहर से लिखी गई। मरीज की हालत गंभीर है और ऐसी स्थिति में मरीज क्या करे क्या ना, तो इस स्थिति में सरकार ध्यान दे रही है और ना ही अस्पताल प्रबंधक। कैंसर पीड़ित महिला जिसका नाम रसूलन खातून है, 2-3 महीने से कैंसर पीड़ित है और उनका इलाज एमजीएम हॉस्पिटल में हो रहा था और वहां पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत फायदा लेने के लिए इन्हें जो प्रोसेस है करने के लिए बोला गया और ताकि इनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सके। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं फोन पे। मनोज, कैंसर पीड़ित मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज हेतु अगर बात की जाए तो आखिर क्या वजह है, क्यों परेशानी हो रही है कैंसर पीड़ित मरीजों को? देखिए, पूरा सवाल व्यवस्था पे खड़ा होता है कि यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो साफ लचर है और जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है और उनके गृह जिला में और स्वास्थ्य मंत्री लगातार जमशेदपुर में ही जमे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ जो इलाज कराने वाले लोग हैं वो काफी परेशान हैं। चाहे वह कैंसर पीड़ित हो या अन्य बीमारी से भी जो ग्रसित है, जो गरीब है, उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। जबकि जमशेदपुर में 2 बड़े अस्पताल है। सरकारी अस्पताल की बात करें तो एमजीएम मेडिकल अस्पताल और दूसरा सदर अस्पताल, लेकिन इन दोनों अस्पताल में इलाज के नाम पर शून्य है, जबकि खर्च करोड़ों रुपए हो रहा है। वहीं अगर सरकार प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो टीएमएच एक बड़ा अस्पताल है और हालांकि पहले मेडिका हुआ करता था तो मेडिका को बंद कर दिया गया और अब जो है कि टाटा मोटर पर लोगों का भरोसा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीबों का इलाज एकदम जमशेदपुर क्या पूरे कोल्हान में नहीं हो रहा है और हालात ऐसा है कि अब लोग जो है कि चिकित्सा व्यवस्था को लेकर लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से देखा जाए तो लगातार इलाज हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, लेकिन जिस तरह से झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वो लगातार अस्पतालों का जायजा लेते हैं और ये भी कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन जो तस्वीरें सामने ये बयां कर रही है कि इलाज हेतु अगर कोई बीमारी से ग्रसित है उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और खासकर एमजीएम अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जाहिर सी बात है कि लगातार जो जमशेदपुर की जनता है उनको बड़ा उम्मीद था कि जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो लोगों को ये उम्मीद जगा कि एमजीएम अस्पताल का जो दशा है वो सुधर जाएगा। लेकिन दशा सुधरने की बात तो दूर, अब तो इलाज कराने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो गांव से इलाज कराने शहर आते हैं, उनका सही से इलाज नहीं होता और अंततः काल के काल में समा जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा है और गुस्सा इसलिए कि अगर स्वास्थ्य मंत्री चाह जाए तो चिकित्सा व्यवस्था जो है वो सुधर सकती है और जाहिर सी बात है स्वास्थ्य मंत्री के हाथ में पूरी व्यवस्थाएं हैं, वो सुधार सकते हैं। लेकिन जमशेदपुर उनके गृह जिला का जब अस्पताल का ये हाल है तो बाकी जिले का क्या होगा वो समझने की जरूरत है कि वाकई कि लोग कितने त्राही कर रहे हैं। जमशेदपुर में न लोगों का इलाज हो रहा है और जो गंभीर बीमारी से है वो गंभीर बीमारी वाले लोग तो त्राही कर ही रहे हैं। कई लोग काल के गाल में समा गए। पिछली सरकार जब थी तो मुख्यमंत्री गंभीर योजना लेकर आई थी, बिल्कुल, ताकि जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनका इलाज हो सके, लेकिन इस सरकार ने उस योजना को ही खत्म कर दिया। अब क्या है कि अब सीधे तौर पे आपको इलाज कराना है, आप गरीब है या अमीर है तो सीधे बड़े अस्पताल में चले जाइए अगर बचना है, अगर नहीं बचना है तो सरकारी अस्पताल में जाइए, आप दम तोड़ देंगे। तो हालात बद से बदतर हो गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 4 जून से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता न्यायिक कार्य पर लौटेंगे, पर मामले की सुनवाई विषय के माध्यम से करेंगे और इस बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना के कारण एक लंबे अरसे से अधिवक्ता खुद को न्यायिक कार्य से दूर रखे थे। बार भवन की साफ सफाई और सैनिटाइज के बाद 11 जून से अधिवक्ता अपने टेबल पर बैठेंगे। अधिवक्ताओं का टीकाकरण के लिए बार एसोसिएशन ने वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग एडिशनल कलेक्टर से की है। कोर्ट बंद थी, म्युनिसिपल कोर्ट में नहीं हो रहा था। अब कोरोना संक्रमित संख्या कम हो गई है, वकीलों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यह सब देखते हुए 4 जून से
सिर्फ वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई होगी तथा 11 तारीख से दोनों बार भवन खोल दिया जाएगा। अधिवक्तागण कार्यपालिका से संबंधित जो भी केस है उसमें भाग ले सकते हैं। बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पर विवादित बयान देने पर देश और राज्य भर के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के समर्थन में सीपीआई माले में भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर रांची सदर अस्पताल परिसर में हाथों में तख्ती लेकर विरोध भी जताया है और कहा कि हम डॉक्टरों के साथ खड़े हैं। और दुर्भावना प्रेरित किस्म की टिप्पणी है और इसके खिलाफ आज देश के चिकित्सकों का राष्ट्रव्यापी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज हम लोग कोविड हेल्पलाइन टीम माले के लोग हैं और हम राष्ट्रव्यापी जो डॉक्टरों का आंदोलन है हम उसके साथ हैं और बाबा जी से भी ये हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य है वो आपस ले। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रांची समाहरणालय में कोविड के सभी कोषांगों और नोडल पदाधिकारियों के साथ राज्य के उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक की। बैठक में मरीजों के ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, दवाइयों का वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे और टेस्ट ड्राइव पर चर्चा की गई। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि इस बैठक में कोविड संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें मरीजों के बीच दवाइयों का वितरण, मरीजों का ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, ग्रामीण क्षेत्र में जो सर्वे किया जा रहा उस पर समीक्षा की गई और साथ ही घर घर जाकर जो टेस्ट ड्राइव किया जा रहा इस पर भी चर्चाएं की गई और साथ ही टीकाकरण को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके साथ ही इसके लिए लोगों को कैसे प्रेरित किया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई। आने वाले 3-4 दिन यानी जिले के सभी वरीय पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और ब्लॉक पंचायत का भ्रमण करते हुए वहां के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और साथ ही वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। लोगों के बीच अगर कुछ भ्रांतियां होंगी तो उनको भी दूर किया जाएगा। अभी चल रहा है उसकी समीक्षा की गई एवं जो अभी टेस्ट ड्राइव चल रहा है, हर घर घर जाके सर्वे, स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग हो रहा है, उसकी चीज़ों से भी उस पर भी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जो अभी सबसे बड़ा जो टास्क जो जिला के सामने है वो वैक्सीनेशन को है, टीकाकरण को लेकर है। उस पर कैसे हम लोग और उसको बेहतर कर सके, कैसे लोगों को हम लोग प्रेरित कर सके, प्रोत्साहित कर सके, उस पर चर्चा की गई है। और आने वाले समय में भी 3-4 दिन जो लगातार है वो जिला के सभी वरीय पदाधिकारी जो है क्षेत्र में रहेंगे। झारखंड में तेजी से संक्रमण घट रहा है। लगातार संक्रमितों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण एक्टिव केस अब बताते चले कि 9000 से भी कम हो गया है। वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में 831 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 1816 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 14 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई, जिसमें अकेले पूर्वी सिंहभूम में 8 मरीजों की मौत हुई है। वहीं राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 283, इसके अलावा हजारीबाग में 69, रांची में 61 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बेड़ो आरोग्यशाला से करोड़ों का बताते चले कि एक्सपायरी दवाई मिले हैं। वही तो हालांकि जांच का विषय है, लेकिन बताते चले कि रांची जिला के इटकी प्रखंड स्थित आरोग्यशाला में करोड़ रुपए का एक्सपायरी दवा पाया गया है। मंडल विधायक बंधु तिर्की द्वारा आरोग्यशाला के निरीक्षण के क्रम में WC वार्ड पहुंचे तो वहां करोड़ रुपए के मलेरिया से संबंधित दवा एक्सपायर पाया गया। मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि आरोग्यशाला में खेल हुआ है, करोड़ों का दवा मंगाकर रोगियों को बांटा नहीं गया और दवा को एक्सपायर करा दिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि पूरे राज्य स्तर का मलेरिया और अन्य दवा मंगाकर यहां गोदाम में डंप कर दिया गया है। इसका सुधि लेने वाला कोई नहीं, डायरेक्टर न स्वास्थ्य विभाग इसका सुधि लिया है। उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों का जांच होना चाहिए। जिन लोगों का दवा खरीद व फरोख्त में संलिप्तता है वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
और उन्होंने कहा कि इतने बड़े आरोग्यशाला में मैन पावर की कमी है, जो सरकार की इन चीजों पर ध्यान दे और मैन पावर की बहाल करे ताकि यहां पर भारी अनियमितता को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि आरोग्यशाला के अन्य भागों में भी लूट मचा हुआ है, इसलिए आरोग्यशाला के सभी भाग का अलग अलग ऑडिट होना चाहिए ताकि यहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। से गोदाम में पूरा डंप करवा दिए, कोई इसका आज तक इसका जो ना डायरेक्टर प्रमुख सुधि लिया होगा, ना यहाँ पर आपका NRHM से सुविधा लिया गया, इसका सुधि लिया गया, और न स्वास्थ्य विभाग इसका लिया गया। हम तो कहेंगे कि इसको पूरी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों का इस दवा का खरीद बिक्री में संलिप्तता है, इतना करोड़ों का नुकसान कराया है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बाघमारा पुलिस अनुमंडल में रह रहकर अवैध कोयला का कारोबार फल फूल रहा। हालांकि पुलिस को सूचना मिलने पर इस पर नकेल कसने को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा, जिससे कि अवैध कोयला का काला कारोबार थम जाए। लेकिन काले कोयले के धंधेबाज इसे चालू कर पुलिस को चुनौती देते रहते हैं। वहीं रामकनाली ओपी क्षेत्र के भूटू बाबू बंगले के पास स्थित जंगल से गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी कर 100 बोरा सदीक अवैध कोयला को बरामद किया गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से धंधेबाज फरार हो गए। खाली बोरा रखा हुआ है जिसमें कोयला लोड होगा और लोड करके अवैध कोयला कहीं बाहर ले जाने की सूचना। अभी क्या कुछ जब्त किया गया है? अभी हम लोग यहाँ छापामारी करने के लिए पूरा सर्च किए तो देखें कि कोयला लोड है और कोयला रखा हुआ है, करीब 1 टन कोयला, जिसको ट्रैक्टर पर लोड करके ले जाया जा रहा है। अब अज्ञात पर अनुसंधान रहेगा जारी। क्या लगता है कोई धंधेबाज का सूचना मिला है क्या? अभी तक धंधेबाज का कोई सूचना नहीं है इससे, लेकिन हम लोग को ये था कि लोड कर सकता है बोरा जब रखा है। गढ़वा मझियाओं मुख्य मार्ग पर हारन दुबे पहाड़ के पास हुई लूटपाट की दूसरी घटना का खुलासा मेरार पुलिस ने 10 दिन में करते हुए इसमें संलिप्त सभी 5 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गढ़वा सदर थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने कहा कि इस मई की रात्रि 8 बजे से लेकर यानी रात तक गढ़वा मझियाओं मार्ग पर हारन दुबे पहाड़ के पास 5 अपराधियों के द्वारा आने जाने वाले मोटरसाइकिल चालक को ओवरटेक कर लूटपाट किया गया था, जिसके बाद भुक्तभोगी के द्वारा मेराल थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस घटना में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार समीर अंसारी उर्फ तरेगना, कमलेश चौधरी, पिंटू राव, बबलू कुमार लाल, आमिर खान सभी आरोपी मेराल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। टीम द्वारा लगातार छापामारी कर और सूचना प्राप्त कर और सूचना के अनुसार कार्रवाई की गई, जिसमें इस कांड में शामिल सभी 5 अभियुक्त पकड़ा गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से लूटा हुआ पैसा, ATM कार्ड, मोबाइल और बहुत सारा सामान बरामद कर लिया गया। इसलिए कैसे करते थे सर ये? इनका था कि वो अपने मोटरसाइकिल से वहाँ शिफ्ट जाते थे और अकेला सिंगल मोटरसाइकिल चालक को, जो अकेला मोटरसाइकिल चालक होता था, उसको ये लोग ट्रैक करते थे और उसको लूटते थे और फिर उसके बाद फिर ये छिप जाते थे। फिर वो देखते थे कि कोई अकेला मोटरसाइकिल सवार आ रहा है, फिर उसको लूटते थे। देवघर में समाज सेवी महेश राय अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कोरोना मरीज, उनके परिजन व चिकित्सा कर्मियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही श्रमिक मजदूरों को भी भोजन का पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम और हार्डवेयर सैनिटरी एसोसिएशन के संयुक्त बैनर के तले वो यह सेवा दे रहे हैं। प्रतिदिन तकरीबन 600 से लेकर 700 तक लोगों को निःशुल्क भोजन खिला रहे हैं। समाज सेवी महेश राय ने कहा कि कोरोना मरीज और उनके परिजन से जहां लोग दूरी बना लेते हैं, वहीं उनकी संस्था के लोग प्रतिदिन उन्हें भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ से लेके पुराना सदर अस्पताल से लेके माँ ललिता हॉस्पिटल, मेगा सेवा सदन, सुधा ट्रामा सेंटर, अजय सुधा क्लिनिक, शिवांता श्री हॉस्पिटल, लक्ष्मी नारायण, विभिन्न अस्पतालों में हम लोग प्रत्येक दिन 7:30 बजे हम लोग 2-3 टोली निकलते हैं। सभी टोली जाकर सभी हॉस्पिटल में भोजन पहुंचाते हैं। जितने मरीज रहते हैं, उनके परिजन रहते हैं, वहाँ के डॉक्टर रहते हैं, वहाँ के जो कर्मी।
चाईबासा में जल संसाधन विभाग से करोड़ों की लागत से बनाई जा रही नहर सरकारी अधिकारियों के आगे भेंट चढ़ गई। नहर का निर्माण इतना घटिया हुआ कि बारिश का पानी नहर में बहते ही पूरा नहर ध्वस्त हो गया। इसके साथ ही नहर निर्माण में बढ़ती गई अनियमितता का भांडाफोड़ हो गया। बेरमो अनुमंडल के आयल थाना क्षेत्र अंतर्गत ससबेड़ा के चौबड़ा बस्ती में निवासिनी गीता देवी के इकलौते पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू उर्फ गुड्डू का शव मंगलवार की एलए सुबह स्वांग गोविंदपुर लोहा पुल के में फंसा हुआ पाया गया, जिसे देखने स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी। वहीं बता दें कि चचेरा भाई संतोष कुमार यादव ने कहा कि खमहरा गांव के स्थानीय लोग जो मछली पकड़ने अरमो सौती नाला पहुंचे थे, जिन्होंने चौबेड़ा के ग्रामीणों को झाड़ियों से एक शव के फंसे होने की सूचना दी और बताया जाए सूचनाकर्ताओं ने जब ग्रामीणों को इसकी सूचना दी तो वहां ग्रामीणों के साथ काफी संख्या में लोग पहुंच गए और शव वहां से गायब था। बच्चा जो था पिंटू नाम के पिंटू यादव, वो स्नान करने के लिए गया था। स्नान के क्रम में ही पानी में डूब गया नदी में और काफ़ी खोजबीन करने के बाद आज जो है 0 CCL लोहा पुल के पास मिला है। और लाश को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मड़वाड़ी युवा मंच के स्थानीय इकाई द्वारा लोहरदगा शहरी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच द्वारा 1001 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत अलग अलग विद्यालय परिसर और दूसरे स्थान में पौधारोपण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान न सिर्फ पौधारोपण किया जा रहा बल्कि उसके संरक्षण का संकल्प भी लिया जा रहा। अब तक मुक्तिधाम, कस्तूरबा विद्यालय सहित अन्य स्थानों में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया गया है। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम 3 दिन से लगातार चल रहा है। तो करीबन 1000 वृक्षारोपण मड़वाड़ी युवा मंच के युवाओं द्वारा लगाया जाएगा। आज ये कस्तूरबा स्कूल विद्यालय में लगाया गया। इसके बाद मुक्तिधाम है और भी जितने यहाँ के स्कूलें हैं सब स्कूलों में प्राय बोकारो हरला थाना इलाके के सेक्टर 11 भातुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास दर्दनाक सड़क हादसे में सेल कर्मी और उसके पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पिता पुत्र धनबाद तिलमोचो के पास छाताटांड गांव से बोकारो स्टील प्लांट ड्यूटी करने जा रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक स्विफ्ट कार ने बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही सेल कर्मी बाबू चंद महतो और उनके एकमात्र पुत्र प्रकाश महतो, जो प्लांट में किसी निजी कंपनी में कार्य करता था, उसकी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आपका स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो धनबाद का है, नंबर प्लेट छुटा हुआ उसे अब पता चल रहा है। उन लोग बहुत तीव्र गति से आ रहा था और गलत दिशा से आकर ठोंक दिया, एकदम आमने सामने से ठोंक दिया, जिससे दोनों को घटनास्थल में ही मौत हो गया। ग्राम छाताटांड तेलमोचो के बगल में है और थाना मोहदा जिला धनबाद के निवासी हैं। ऐसे क्वार्टर लोहरदगा व्यवसाय संघ के द्वारा मुक्तिधाम पहुंच पर श्रमदान कर बनाया गया, जिले में सनातन धर्म के लोगों के लिए शहरी क्षेत्र के कोयल शंख नदी के पास मुक्तिधाम है, जो कई वर्षों से कायाकल्प की वजह से बेकार पड़ी थी। शव लेकर आने वाले लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लोहरदगा में राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, झारखंड सरकार में वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक रमेश उरांव ने इसकी सुध नहीं ली, तो व्यवसाय संघ ने इसकी मरम्मती व जीर्णोद्धार का जिम्मा लेकर इसकी कायाकल्प की जा रही है। और इसी नियमित मुक्तिधाम में पहुंचकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने खुद से श्रमदान कर पीसीसी पथ का ढलाई किया। मुक्तिधाम से जाने वाले रास्ते को पेपर ब्लॉक से लोगों ने ढकने का काम किया और यहाँ पर पर्यावरण को भी देखते हुए वृक्षारोपण वगैरह किया जा रहा है। साफ सफाई की और लोगों का पूरा अच्छा नजरिया है। लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको सजाने सिमडेगा चेटई टांगर थाना क्षेत्र के कोरो मियां पंचायत के डीपा टोली जंगल में जंगली हाथी द्वारा मोदी मांझी लगभग 60 वर्षीय को कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों की सूचना जानकारी समय तब हुई जब मोदी मांझी को ढूंढते हुए जंगल के उस स्थान पर पहुंचे जहां उसका शव था। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना के उपरांत थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश दलबल के साथ मौके पर पहुंचा, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।